सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद में धरना मुजाहिरीन से किया गया मुआहिदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दिया है। धरना केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत के रूबरू अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता। यही मौकिफ पीटीआई, पैमरा, इलेक्शन कमीशन ने अपनाया कि वो भी दरखास्तें वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब दरखास्तें वापस लेने की वजूहात तो बताएं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नजर सानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी। वकील पैमरा ने मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस से कहा कि वो किसकी हिदायत पर दरखास्त वापस ले रहे हैं। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो तहरीरी सूरत में करें। जस्टिस अतर मंडला ने रिमार्क्स दिए कि फैजाबाद धरना लैंडमार्क फैसला है। अटॉर्नी जनरल बताएं फैसले पर क्या अमल हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है खुद एक्शन लें। अदालत रियासती इदारों को मुस्तहकम कर रही है, इन्हें नीचा नहीं दिखा रही। एहतसाब के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। एहतसाब से जुड़ी अगली खबर यह है कि पीडीएम रहनुमाओं के बंद करप्शन केसेस फिर खुलने लगे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत से बुलावा आ गया है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को मुतवक्के है और नैब ने उनके खिलाफ भी जाली अलॉटमेंट, जमीन पर कब्जा और चौधरी शुगर मिल्स केस दोबारा खोलने की तैयारी कर ली है। वापसी पर मियां साहब का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल कौन करेगा, कारकुन या फिर रियासती इदारे? इसी से आगाज़ करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं ये केसेस खुलने की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले हमने आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सुना है कि जी वो तोशा खाना केस भी, फिर जाली अकाउंट केस भी। मियां नवाज शरीफ साहब के भी 3 केसेस अब खुलने जा रहे हैं। जरदारी साहब को तो खैर बुलावा भी आ गया यूसुफ रज़ा गिलानी को 24 अक्टूबर का। देखिए, हमने तो कहा था 15 तारीख के बाद जो है वो केसेस के लिहाज से भी इजाफा होगा इसमें, और ये साथ साथ एक पैरेलल वो चीज़ चल रही है जो समझने से बहुत से लोग कासिर हैं। लेकिन मियां साहब जो हैं वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर रिलाई करके नहीं आने वाले। वो बेसिकली इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनकी बेट वो है कि अगर वहाँ से उनको सिक्योरिटी मिलती है तो फिर वो इन तमाम मसाइल से जो है वो आज़ाद हो जाएंगे जो कि अपेरेंटली हमें लग रहे हैं उनके लिए क्रिएट हो रहे हैं। और ज़राए तो ये भी बताते हैं कि लास्ट वीकेंड के ऊपर उनकी एक खलीजी मुल्क के जो रॉयल फैमिली है उनके एक बहुत करीबी शख्स से मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात का मकसद भी ये था कि अगर मेरा रिटर्न हो रहा है तो मेरे लिए सिक्योरिटी क्या होगी, और इसके अलावा मेरी इक़्तिदार में वापसी जो है उसको भी इंश्योर कराना पड़ेगा। तो ये वो मुलाकात है जो दुबई में जब मीटिंग्स आपको याद होगा हुई थी आज से तकरीबन 2 माह पहले, तब बहुत कोशिश की गई थी कि ये मुलाकात हो जाए लेकिन ना हो सकी। और अब उनको ये वक्त मिला है और उनको बताया गया कि अब वहाँ पर जिनसे आपने मुलाकात करनी थी वो ख़ुद लंदन आ रहे हैं। अच्छा। और इसी तनाजुर में फिर जो है वो जाना भी पड़ा शहबाज शरीफ साहब को जल्दी में वहाँ पे। ठीक, हमें ज्वाइन किया है चौधरी शाफी हुसैन साहब ने, मुस्लिम क़ाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर भी हैं। चौधरी साहब, ये जो हम देख रहे हैं केसेस खुल रहे हैं, आप क्या समझते हैं इससे मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी मुश्किल हो सकती है? और आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, केसेस फेस करने चाहिए, या आप समझते हैं कि अब ये केसेस खुलना गलत है इस मौके पर जब इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो केसेस ओपन हो रहे हैं तो ये इनका तो बहुत पहले मेरा ख्याल में फैसले हो जाने चाहिए थे। और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि वापस बिल्कुल उनको आना चाहिए, और चाहे जो भी हो, जिसका भी केस हो वो मेरिट पर होना चाहिए। शाफी साहब, ये केसेस जो आपने कहा है कि जो खुल रहे हैं, अब मसला ये है कि क्या ये मेरिट पर जो आप बात कर रहे हैं कि खुलना चाहिए केस, वो तो सब इस पे यकीन करते हैं, लेकिन हमें तारीख़ ये बताती है कि जब किसी को कट टू साइज़ करना हो तो फिर जो है वो असल एहतसाब का दौर शुरू होता है। तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है आपको लगता है, या फिर जो है ये एक नेचुरल कोर्स है उनके तमाम केसेस ने खुलना ही था बिलाखिर? ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया तो केसेस ओपन हुए हैं, तो इसमें जो है जैसे मैंने आपको कहा है कि इन केसेस का तो पहले ही फैसला हो जाना चाहिए था। फर्स्ट प्लेस ही ये मेरे ख्याल में ये क्लोज नहीं होने चाहिए थे। ये तो मतलब इन पर फैसला पहले होना चाहिए था सारों के केसेस का। अच्छा, आप इस चीज़ के हामी हैं कि ये केसेस खुल रहे हैं, ठीक है, इसको आके मियां साहब फेस करें। ये फरमाइएगा, अभी हाल ही में जरदारी साहब ने फिर मुलाकात की है चौधरी शुजात हुसैन साहब से।
तो कहा जा रहा है कि जी सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है, तो क्या कोई नून लीग के साथ बात होगी इस बारे में? क्योंकि कहा गया कि पहले वादा हुआ था नून लीग के साथ कि जब उनका साथ दिया जाएगा तो फिर आगे जाकर कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, लेकिन अब नून लीग अपने वादे से फिर रही है, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल, नून लीग से ही बात हुई है कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो होगी, और शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट ये भी कहा था कि उन्होंने कमेटी बना दी है, और वो कमेटी हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके साथ बैठ कर सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात होगी। मगर अभी तक वो सीट एडजस्टमेंट वाली बात जो है, जो कि होनी चाहिए, मैं समझता हूँ टाइम आ गया है, तो वो अभी तक जो है उनकी तरफ से कोई अभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन नून लीग का जो इजलास हुआ उसमें तो फैसला हुआ है कि किसी भी पार्टी के साथ, वो कह रहे हैं किसी भी पार्टी के साथ किसी तरह की कोई इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट कोई भी नहीं ऐसा कुछ करेंगे, ना ही वो किसी को पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं। तो साथ में उनका फिर ये भी अक्सर बयान आ जाता है कि जी शायद हम कुछ सीटों पर करें। ये तो फिर वो अब आते हैं शहबाज शरीफ साहब या उनके जो भी कमेटी के जो हैं, उनके साथ बैठ के ही फिर बात होगी, ताकि अगर किस पर करनी है वो बता दें, और जिन सीटों पर नहीं करनी वो भी बता दें, ताकि वहाँ पर फिर हम ओपन इलेक्शन लड़ें। अच्छा, और चौधरी साहब ये अब बड़ा मसला बना हुआ है कि पीडीएम जमातें एक दूसरे के खिलाफ भी बयान दे रही हैं कि जी जो कुछ हुआ 16-18 महीने में हमारी हुकूमत नहीं थी, हमारी हुकूमत नहीं थी। इसकी वजह कारकर्दगी है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अब फिर से एहतसाब की बात उन्होंने की, अगरचे वापस ली, अब दबाया है, लेकिन यही बात है कि आकर फिर वो कहेंगे जी कि बाजवा साहब का एहतसाब करें, फैज साहब का एहतसाब करें, ये सब होगा जजेस का। क्या मुस्लिम लीग काफ इस चीज़ की हामी है कि एहतसाब होना चाहिए, या आपके ख्याल में जरदारी साहब वाली सोच है कि आगे बढ़ा जाए? मेरे तो ख्याल में कि इकट्ठे मिलके इनको बैठना चाहिए। अब 16 महीने सारे जो हैं अपनी मिनिस्ट्रीज भी इन्होंने सारों ने इकट्ठी इंजॉय की हैं, तो एकदम से मतलब कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर या 1.5 महीने के अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ हो जाना कोई सेंस नहीं बनती। तो इकॉनमी के ऊपर जो है वो इकट्ठे बैठना चाहिए। एक किस्म का मतलब कि मजाक बन जाएगा कि जब फ़ायदा हो तो इकट्ठे बैठ जाएं, वरना एक दूसरे के खिलाफ उंगलियां उठाएं। तो मतलब कि इकॉनमी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो बैठना चाहिए उनको। और मैं तो कहता हूँ कि 16 महीने में जो भी कोई काम अगर समझते हुए हैं तो वो पब्लिक के सामने लेके आ जाए। शाबिर साहब, इलेक्शन के हवाले से भी 2 आरा जो हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट है। एक ये कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी किसी तरह, और दूसरी ये कि शहबाज शरीफ साहब अब भी जो है वो मौजू उम्मीदवार हैं और उनकी जो चांसेस है वो ज़्यादा हैं। तो आपको क्या लगता है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की गर्दान एक तरफ और दूसरी तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की ये डायकॉटमी जो बन गई है, तो इसमें से कौन सा नैरेटिव ठीक हो सकता है? तो तभी हर पार्टी ने अपना नैरेटिव जो है बिल्ड करने की कोशिश करनी है। तो बाकी मतलब जहाँ बात है इलेक्शंस की, वो तो ऑब्वियसली सारी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। नहीं, वैसे नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं जनवरी-फरवरी में हो जाने चाहिए इलेक्शन। अब जी लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि फिल वक्त एग्जिस्ट नहीं करती, आप यकीन करते हैं इस पे? मुझे बाजार तो लग रहा है कि ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड मेरा ख्याल में कि जिस तरह होनी चाहिए वो अभी तक नजर आ नहीं रही। और किसकी फेवर में जा रहा है सिस्टम फिलहाल? ये तो कोई नहीं पता, अभी तो मतलब कि रोजाना सिचुएशन चेंज हो रही है। अच्छा, तो फिलहाल क्या लग रहा है? फिलहाल लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं है तो किसके हक में ज्यादा है? अभी कह रहे हैं आप हर रोज सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन अभी क्या नजर आ रहा है आपको? सर, आपकी एक सियासी सोच तो है। जी शाफे साहब। जी अभी मुनासिब नहीं है, मैं क्या नाम लूं, बगैर एक दो, वैसे नाम भी बगैर कह देता हूँ कि 1-2 पार्टी की तरफ ही लग रहा है काम, मगर मैं तो समझता हूँ कि सारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। चलिए सर, ये बताएं अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि जो हमारी इतलात हैं वो यही है कि नून लीग अब सीट एडजस्टमेंट की तरफ नहीं आएगी, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर काफिली क्या करेगी? क्या पीपल्स पार्टी यानी जरदारी साहब के साथ आप जाएंगे? क्योंकि ये बात मशहूर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी नून लीग ने कई दफ़ा आपके ख़ानदान के साथ धोखा किया हुआ है और बहुत दफ़ा आपके बड़ों से वादे किए कि ये ओहदा मिलेगा, ये ओहदा मिलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। वो पर उस टाइम देखेंगे हम क्या लाएम तैयार करना है। अभी मेरे हाल में भी आगे देख लेना चाहिए 2-3 हफ्ते। ठीक, और फ्यूचर में अगर दोबारा शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होते हैं, अगर ऐसा सेटअप बनता है तो आप फिर उनको सपोर्ट करेंगे? फिर उसी तरह जो पिछला हमने दौर देखा, अभी तो जो उनके साथ बात चल रही थी, पहले उस पर देखते ना कि क्या वो करते हैं, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे।
तो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बिलावल साहब कहते हैं कि जरदारी साहब से रिक्वेस्ट है मेरे हाथ खोल दें, तो आपको लगता है कि ये वाकई पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस तरह के दो फैक्शन बन चुके हैं, या फिर सिर्फ प्लेइंग टू द गैलरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो है? मेरे ख्याल में तो अभी वैसे ही वो कह रहे होंगे, मगर मतलब काफ लीग वाली सूरत हाल नहीं है पीपल्स पार्टी की अभी? नहीं, वो नहीं। सही। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है जी 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब को, आप इस पर क्या कहते हैं कि अभी से इस तरह की डिमांड्स आ रही हैं? नहीं, वो तो उन्होंने दिए स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट का वही बेहतर बता सकते हैं। अभी तो जिस तरह हालात चल रहे हैं, अभी तो किसी को भी नहीं लग रहा कि मेजॉरिटी आनी है। अच्छा, और परवेज इलाही साहब से या मुनीस इलाही साहब से किसी किस्म का कोई राबता इस वक्त काफी मुश्किल में है? नहीं, हमारा तो कोई राब्ता नहीं है किसी किस्म का। अच्छा, आपसे कोई मदद? शिवात हुसैन साहब मिल के आए थे उनको जेल में, बाकी तो इनसे मतलब कोई राब्ता नहीं। वो तो उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने अपने रास्ते जो है वो खुद ही जुदा कर लिए, अपनी अलग पार्टी बनाने वो कर रहे हैं। सर, वापसी का कोई इम्कान आपकी तरफ से कोई ऑफर अगर वो वापस आना चाहिए तो? नहीं, वो तो वापस एज ए फैमिली मैंने बड़ी बार कहा है कि वो आ सकते हैं, मगर एज ए पोलिटिकली जो है वो तो अपनी अलग उन्होंने फैसला कर लिया, उन्होंने अपनी अलग सियासत कर ली। तो वो उस फैसले पे कायम है आपको लगता है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है, वो करने दी नहीं जा रही उनको? नहीं, वो बेहतर तो यही है कि वो अपनी सियासत जो है वो अलग करें, सेपरेट रखें। अब उन्होंने इरादा कर लिया है तो वो अपनी पॉलिटिक्स सेपरेट रखें और हम अपने सेपरेट रखते हैं पॉलिटिक्स को। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, आपने फरमाया कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपने केसेस फेस करने चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के कब्जा प्लॉट और ये सारा कुछ? नहीं, मैंने ये कहा है कि वो अभी वो नून लीग को भी पता ही है कि वो आके फेस करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो क्लियर होएगा। वो चाहे जो भी हो उसको जो है वो फेस करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो भी केस है वो मेरिट पर होने चाहिए। क्योंकि ये बात कही गई जरदारी साहब की तरफ से भी, कहीं ना कहीं नून लीग भी कहती तो थी लेकिन किया नहीं, कि ये नैब जो है इसको बंद हो जाना चाहिए। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, खैर उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने इसका आगाज़ किया था, लेकिन वो कहते हैं कि ये सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इदारा है। आपकी जमात क्या समझती है कि क्या नैब के इदारे को इसको बंद कर देना चाहिए, इसकी वजह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, या आप समझते नहीं इदारा रहे और इसकी कारकर्दगी ठीक है? और ये जो सवाल हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर भी झूठे केसेस बन चुके हुए हैं। लिविंग बॉन्ड मीन का ही बन चुका हुआ है, उस पर सर हम क्लियर हुए थे, काफी साल ये केस चलते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस अदारे को जो है ऑन मेरिट भी काम करना चाहिए, सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन मुशर्रफ साहब ने जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया, जिनकी अलायंस में काफ लीग भी रही है, उसको रिग्रेट करते हैं आपके? ऐसा नहीं करना चाहिए? ये है कि उसका यहाँ तो कोई नाम चेंज कर लें, यहाँ की जो तरीकाकार है उसको चलाने का उसको चेंज कर लें। अच्छा, और तोशाखाना केस जरदारी साहब, यूसुफ ज़गलानी साहब का खुल गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसी में इमरान खान साहब को भी सजा हुई है तोशाखाना के हवाले से ही, और अब जरदारी साहब और यूसुफ ज़गलानी साहब का भी नाम आ गया अब तो। देखिए, तोशाखाना के जो केसेस हैं ये तो फिर आगे जाके अदालत ने ही सारा कुछ जो है वो फैसला करना है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हुए कि किसने क्या किया इस मामले में। और सर, आपकी पार्टी की क्या सोच है इलेक्शंस के बारे में? जनवरी के आखिर में जो इलेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि कब इलेक्शंस होने चाहिए आइडियली? हम जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हैं वो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, और हमारे साथ जो हैं आज़ाद उम्मीदवार जो पिछले इलेक्शन में नंबर 2 या नंबर 3 आए थे, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन भी किया है, और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हम मतलब समझते हैं एज ए पार्टी के इलेक्शन जो हैं वो एंड ऑफ जनवरी में फरवरी में हो जाना चाहिए। निगरान हुकूमतों के हवाले से क्या नैरेटिव है? खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि वो सिंध को कोई फंड नहीं दे रही और सिंध से ज्यादती हो रही है, तो आपको लगता है कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है वो इम्पार्शल है? नहीं, वो तो वही बता सकते हैं ना, वो तो खुर्शीद शाह साहब ने जवाब दिया है, और पता नहीं इनको फंड मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, इसका जवाब तो फिर नहीं। मोहसिन नकवी साहब का जो तर्ज हुकूमत है कैसा लग रहा है आपको? ये हेल्थ के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। ये वैसे काम था उनका, ये मतलब इतना अगर टेन्योर एक्सटेंड हो गया निगरान का, तो फिर कोई चीजें तो देखनी ही चाहिए ना। बिल्कुल सूबे को जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपने भी कहा डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चीज़ों को देख रहे हैं, सर ग्राउंड रियलिटी क्या देख रहे हैं? किस पार्टी की कहाँ पोजीशन देख रहे हैं आप मुख्तलिफ पार्टीज को? पंजाब में खासतौर पे आपकी पार्टी के ज़्यादा तो पंजाब में ही है जो मैं तो समझता हूँ कि वोटर जो है ना, वोटर ऑन ग्राउंड बड़ा कंफ्यूज है इस टाइम। और दूसरा ये है कि हमें जो है इस टाइम जो है मुख्तलिफ पार्टी से जो
मुख्तलिफ हलकों के लोग हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, मगर अभी जो है महंगाई से ऑब्वियसली अवाम काफ़ी परेशान है, तो अभी कंफ्यूजन है काफ़ी वोटर्स के अंदर। आपके लोगों को तो नहीं ये किसी ने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान मैं तो काफ़ी इनकी कंफ्यूजन जो है जहाँ जहाँ हम दूर करना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ हम कोशिश करते हैं दूर करने की, वो हम कर रहे हैं दूर। और बाकी हमारे से तो अक्सर ये भी लोग पूछते हैं कि अगर दोनों सियासी खानदान इकट्ठे हो गए तो हम लोग कहाँ खड़े होंगे, तो वो उनको हम ये जवाब देते हैं कि अगर आप लोगों के साथ कमिटमेंट कर ली है तो फिर हम आप लोगों के साथ ही खड़े रहेंगे, चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों आगे फ्यूचर में। अभी सर गैलप सर्वे आया है, उसका बड़ा चर्चा है, उसमें जो गैलप सर्वे मैंने देखा है जी आज, ये पता नहीं किसने गैलप सर्वे की है। ये गैलप सर्वे जो है मुझे लगता है कि जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बताई गई है, कि मुझे लगता है कि उन्होंने ये गैलप सर्वे शायद करा लिया है कोई पैसे देकर। नहीं सर, इसमें तो फौज को इदारा सबसे आगे नजर आया है, सियासतदानों पर आप लोगों पर एतबार नहीं है। नहीं, सबसे आगे तो गैलप सर्वे में पीटीआई को दिखाया गया है जी, ऐसा ही है। उसके बाद मेरे ख्याल में टीएलपी को दिखाया गया, उसके बाद मेरे ख्याल में गैलप सर्वे में सुरेश साहब को दिखाया गया, ऐसा करके गया। नहीं माशाल्लाह, आपकी बड़ी याददाश्त है, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन सर इसमें 88% फौज के इदारे को भी दिखाया गया है, सबसे ज्यादा जिस पर एतबार है बैसित इदारा, उसमें तो वो तो नहीं मेरे पास जो आया है वो तो नहीं सर, वो पॉलिटिकल पार्टीज का अलग है ना, लेकिन इदारों के हवाले से अगर देखा जाए तो लोगों का पार्लियामेंट के हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी फौज का काफी अच्छा रोल जा रहा है। और सर पार्लियामेंट इदारा एज अ इदारा उसका बहुत नीचे है स्कोर। सियासतदानों पर भी लोगों को एतबार सिर्फ 30% है इदारे के लिहाज से देखा जाए। जी, अदारे के लिहाज से अगर फौज की तरफ से डंडा अगर कोई चल रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है तो मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। इसके अलावा जो सर्वे की जहाँ तक बात हो रही है, तो इसमें ये नवाज शरीफ साहब की वापसी से जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, अगर इस पर यकीन कर लें तो उसका तो फिर कोई ख़ास रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। अब ये सारा डिपेंड करेगा ना कि नून लीग की क्या स्ट्रेटेजी है। वो तो ये भी कल कह रहे थे कि जी हम वेलकम नहीं करेंगे और सिर्फ मनारे पाकिस्तान ले जाएंगे, तो अब देखें उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है। अभी अक्टूबर जब शुरू होता है या मिडिल अक्टूबर में जाकर। चौधरी साहब, आपने कहा वोटर भी कंफ्यूज है, हमें तो सियासतदान भी, सियासी जमातें भी कंफ्यूज नजर आती हैं। मियाँ साहब ने वापस आना है, नहीं आना, आएंगे तो क्या बयानिया उनका होगा, इसी तरह से आगे कौन सी जमात किसके साथ जाएगी भी कुछ समझ नहीं आया। इलेक्शन होंगे, कब होंगे, किस तरह से होंगे, कौन सी जमात होगी नहीं होगी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी ऊपर के जितनी भी लीडरशिप है, जिसमें पुराने जितने भी दहाइयों से लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं होंगे। ये सब बातें की जा रही हैं। आपको क्या नजर आ रहा है, मियाँ साहब वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे? और ये जो कन्फ्यूजन सियासतदानों के दरमियान है कि ये जो एहतसाब का अमल है, शायद सारे जो पहले नंबर पर हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी में शायद जरदारी साहब सियासत में उस तरह बराह रास्त नजर आ रहे हों, नवाज शरीफ साहब नजर आ रहे हों, इसी तरह जिस तरह हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं, तो क्या ऐसे इलेक्शन आप समझते हैं दुरुस्त होंगे? और मियाँ साहब की वापसी का भी बताइएगा, आपकी नजर में आ रहे हैं या नहीं? नहीं, ये तो नून लीग की बेहतर बता सकती है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मगर जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर उन्होंने कह दिया अब अक्टूबर के एंड में उन्होंने आना, तो मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए। और सर ये कि अगर फर्स्ट ईयरशिप जो है वो नहीं होती सियासत में, या उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता किसी भी तरह से, जिस तरह हम केसेस खुलते देख रहे हैं, और ये वही लोग जो पिछले कई महीनों से कह रहे हैं अब ये होगा अब ये होगा, वो हम होता देख रहे हैं कि जी ये लोग नहीं होंगे, ये 18 पुराने चेहरे नहीं होंगे। तो अगर ये पुराने चेहरे नहीं होते तो ऐसे इलेक्शंस के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी जमात की, आपकी जाती तौर पर? मेरे तो ख्याल में कि पुरानों चेहरों के साथ साथ नए चेहरे भी होने चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि जरदारी साहब नहीं इलेक्शन लड़ पाते, या मियाँ साहब के लिए रास्ता नहीं होता, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं है, तो फिर आप कह रहे हैं नए चेहरे भी होने चाहिए, पुराने भी, लेकिन पुराने अगर नहीं है तो मेरा तो सवाल उस बारे में। ये तो अभी आगे जाके पता लगेगा क्या होता है। मगर अब मतलब इतना अरसा हो गया, सारों को मेरे ख्याल में मौका मिल गया है गवर्नमेंट चलाने का। जो भी गवर्नमेंट आती है वो पिछली को ब्लेम करती रहती है। मेरे ख्याल में कि अपने आप को खुद देखना चाहिए, अपने आप को खुद ठीक करने की जरूरत है, और हमें ये ब्लेम गेम से बाहर आना चाहिए। और जो IMF का लोन जल्दी खत्म करने का जो तरीकाकार हैं उनको अपनाना चाहिए, ताकि ये जो IMF की वजह से बिजली के रेट और सारे बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को जो है हमें कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। मेन चीज़ तो ये है, जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको तेज करने की जरूरत है, ताकि जो कतर एयरवेज से पैसे आने हैं या पाकिस्तान स्टील मिल को पैसे आने हैं
तो वो जो भी आएगा अमाउंट वो IMF को का लोन कम करने में मदद होगी। तो उस प्रोसेस को तेज करने की जरूरत है ताकि ये हर महीने बाद 2 महीने बाद जो बिजली के रेट बढ़ रहे हैं ये कम होना शुरू हो, ये ना बढ़े। और यानी मुल्क में स्टेबिलिटी आए, कोई एक हुकूमत आए मुल्क में प्रॉपर 5 साल के लिए, और फिर इसमें हम बेहतरी देखें। बहुत शुक्रिया आपका शाफिज हुसैन साहब, आपने वक्त दिया। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे PTI की लीगल टीम में बड़ी लड़ाई नजर आ रही है। एक तरफ शेर अफजल मरवत हैं और शोएब शाहीन साहब के बारे में वो कह रहे हैं जी गद्दार हैं। इसी तरह से जो अभी हम केसेस खुलते देख रहे हैं इसके बारे में मजीद बात करेंगे। कहा जा रहा है शायद पेट्रोल की कीमत 2 महीने के बाद कुछ कम हो जाए, इस पर भी बात ब्रेक के बाद। अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि एहतसाब का अमल दोबारा शुरू हो गया है, बल्कि बड़े जोरों शोर से शुरू हो गया है। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 केसेस दोबारा खुल रहे हैं और इसी तरह से जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस भी और जाली अकाउंट केस भी खुल रहा है। और दीगर जितने भी लोग हैं सियासतदान, हम देखा नैब में तरामीम हुई थी, वो सब एक तरह से वापस हुई हैं और केसेस खुल रहे हैं, तलब किया जा रहा है। इसी बारे में हम बात करेंगे इरफान कादिर साहब से, मशहूर मारूफ कानूनी माहिर हैं। इरफान कादिर साहब, ये जो अब हम देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के ये 3 केसेस के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें गैर कानूनी प्लॉटों की अलॉटमेंट, जमीन पर कब्जा, चौधरी शुगर मिल केस। आप क्या समझते हैं ये दोबारा से केस उसी तरह दोबारा वैसे ही ओपन हो के उसी तरह चल सकते हैं, या हमने जो NRO के बाद देखा था जी वो भी खत्म कर दिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, लेकिन उसके बाद कोई केस हमने देखा नहीं उस तरह से कहीं पहुंच सका हो, तो ये क्या होगा इन केसेस का? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये मौजूदा जो साबका चीफ जस्टिस थे उन्होंने वही कोशिश की थी जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने की थी, और इफ्तिखार चौधरी साहब बुरी तरह से नाकाम हुए थे उसमें, क्योंकि NRO के बाद भी जब वो केसेस चले थे तो वो केसेस चूँकि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बनाए गए थे, इवेंचुअली अक्सर केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए और वो नहीं चल सके। सिर्फ ये है कि उसमें कौम का जो पैसा है और कौम का वक्त जो है उसका बड़ा ज़िया हुआ था। और अब भी यही होगा कि ये जो चंद केसेस थोड़ी देर के लिए जो जिंदा किए गए हैं, ये अनकरीब ये बल्कि जो फैसला है साबका चीफ जस्टिस का जब वो अपनी मर्जी के बेंचेस बना के कर रहे थे, ये सारा उनका फैसला जो है ये कलअदम करार दे दिया जाएगा। मेरा ख्याल है तकरीबन को अगले कोई 1 माह के अंदर अंदर ये फैसला खत्म हो जाएगा, मेरा ये ख्याल है। इरफान साहब, नैब किस मूड में आपको लग रही है? दोबारा विच हंटिंग का प्लान है जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है? देखें, अब मामला जो है ना, पाकिस्तान की सियासत इन केसेस से अब नहीं रेगुलेट होगी, और ये बड़ी पुरानी थीम है। जब से पाकिस्तान बना है हम यही देख रहे हैं, हर आने वाली हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है, कहते हैं करप्ट है, और अदालतों के ज़रिए, ट्रायल्स के ज़रिए या 184(3) के ज़रिए वो हुकूमतों को निकालते चले जाते हैं। लेकिन ये थीम अब बड़ी पुरानी हो चुकी है। चीफ जस्टिस जो है माजी के साबका, वो इस थीम का आखिरी हिस्सा थे, जो कि वो भी अब माजी में जा चुके हैं। तो आने वाले दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि ये थीम जो है किसी भी जगह पहुंच सकेगी। अच्छा सर, क्या अच्छा ना होता कि तरामीम ना की जाती और केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचने दिया जाता? वैसे भी सब लोग तो जमानतों पर थे, कोई केस हम उस तरह से आगे बढ़ता नहीं देख रहे थे, तो ये एक इशू या कंट्रोवर्सी जनरेट ही ना होती। सब लोग अपने केसेस जो है ऑन मेरिट उनसे बरी हो जाते और कहते देख लें जनाब केसेस चले, इतना साल चलते रहे, कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ हमने जरदारी साहब के खिलाफ देखी थी, 10-10 साल उन्हें केस भुगते। देखें, तरामीम जो थी बहुत ज़रूरी थी। ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हमारे सारे सियासतदान जो है 20-20 साल केसेस भुगतते रहें। और ये तरामीम जो थी, ये PTI के दौर में भी 4 ऑर्डिनेंसेस आए थे, उससे पहले भी ये ख्याल था। बल्कि जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था 2003 से 2006 तक, तो मेरे अपने नोट्स हैं जिसमें हमने कहा था कि इस तरह के केसेस में हम नहीं जाएंगे। तो ये क्लैरिफिकेटरी तरामीम थी जो कि लॉ को क्लैरिफाई किया गया था, कंसिडरिंग के नैब की जो उनका जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, वो हर केस नहीं देख सकते। तो इसलिए ये अच्छी तरामीम थी। और कुछ ऐसे भी केसेस थे जहाँ पे के यानी ऐसी तरामीम थी जहाँ पे के इनोसेंट लोग जो थे वो सजा हो रहे थे, उससे ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग चोक हो रही थी। तो उसके लिए भी ज़रूरी था, फिर बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी ये ज़रूरी था कि ये तरामीम की जाए, तो ये अच्छी चीज़ की। इरफान साहब, ये चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली से सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या आप चेंज देख रहे हैं? कोई नॉवल्टी फैक्टर है ऐसा? हमने देखा कि लाइव ट्रांसमिशन भी हुई समात की, अब इसके अलावा कुछ केसेस भी खुल रहे हैं, तो उस पर क्या व्यू है आपका? डायरेक्शन किस तरफ है अब? जी इरफान, अच्छा इरफान कादिर साहब से हमारी
लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुज़ल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये सवाल भी उनसे करना है जैसे ही दोबारा हमारा रब्ता बहाल होता है कि नैब चेयरमैन के हवाले से या तरामीम के हवाले से जो इरफान काजी साहब कह रहे हैं जी बड़ा ज़रूरी था, या 1 महीने के अंदर उनको ये नज़र आ रहा है, उनका ख्याल है कि ये सारा जो केस है जो उमरता बंदयाल साहब जाते जाते ये तरामीम ख़त्म कर गए या कलअदम करार दे दी उन्होंने, तो दोबारा इसको देखा जाएगा, दोबारा रिव्यू में जाएगा और वो तरामीम जो है बहाल हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों जाते जाते एक तरफ हम देखते हैं कि PDM ने दोबारा पहले तरामीम की, फिर दोबारा कुछ कवानीन में तरामीम की कि जी वो 14 से 30 दिन का रिमांड हो जाए, नैब चेयरमैन को दोबारा कुछ ताकत मिल जाए। ये फिर गलत नहीं कि खेल गए सियासी तौर पर कि एक तरफ काम किया था कि जी बड़ा गलत इदारा है, इसके साथ सियासत नहीं, मुल्क नहीं चल सकता, लेकिन फिर जाते जाते थोड़ा सा एम्पावर भी करके अपने केसेस खत्म करवाने के बाद कंट्रोवर्सी यहीं से खड़ी होगी ना। क्या ही अच्छा होता कि अपोजिशन बेंचेस भी फिल्ड होते उस वक्त और कंसेंसस से ये काम होता तो शायद कोई विक्टिमाइज ना होता दोबारा से। लेकिन अब जिस तरह से एक कहते हैं ना कि एक सही चीज़ भी अगर इंटेंशन गलत हो करने की तो वो फिर कंट्रोवर्सी में पड़ जाती है। तो उसमें वो 50 करोड़ वाली एक चीज़ बहुत चैलेंज हुई कि ये क्यों किया जा रहा है। एसेट की डेफिनेशन का चेंज होना एक टॉकिंग पॉइंट बन गया। इसके अलावा पहले रिमांड के दिन कम करके फिर थोड़े से बढ़ाना, उससे भी लोगों ने उंगलियां उठाई कि इसका मतलब यह है कि पर्सन स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पर होने जा रही है। तो वो अगर ना होता तो मैं समझता हूँ कि इरफान साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि नीड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं ना वो ये थी, क्योंकि जिस तरह से 2017 के बाद बल्कि उससे पहले भी नैब ने ऑपरेट किया है अक्रॉस द बोर्ड, जो जिन ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ के सलाखों के पीछे डाला, आज वो निगरान गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और कोई जवाब देने वाला नहीं है कि क्या वो पोजीशन ठीक थी या ये पोजीशन ठीक है आपकी। तो ये सारी सूरत हाल बहुत बेहतर होता कि अगर कंसेंसस से डील हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उजलत में बगैर डिकोरम की निशानदही किए, बगैर अपोजिशन के कंसेंट के और बगैर आवाम को एतमाद में लिए ये काम हुआ। और इसीलिए हमने देखा कि इस पर तनकीद भी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा प्रेडिक्टेबल फैसला आया। और अब जिस तरह से इरफान साहब कह रहे हैं कि कलअदम हो जाएगा ये, तो ठीक है, दोबारा से अपने कोर्स पे आ जाएंगी चीज़ें, फिर देख लेंगे कि इस लेजिस्लेशन का क्या फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को होता है। फिल वक्त तो दिखाई नहीं दे रहा। ये तो एक उम्मीद है कि उन्होंने तो कहा है 1 महीने तक अगर ये दोबारा देखेंगे इसको, चीफ जस्टिस साहब अब कोई नया बेंच बनेगा और पिछले बेंच से बड़ा बेंच बन के, क्योंकि अभी तो फैसले ही आया था, उसमें रिव्यू वगैरह वैसे भी हो सकता है। लेकिन एक और इसमें मसला ये भी हमें नज़र आता है कि बड़ी दफ़ा कहा गया कि जी ये एहतसाब का अमल बड़ा गलत चल रहा है, लेकिन जब गवर्नमेंट मिलती है तब बिल्कुल एक सोच फ़र्क नज़र आती है उस वक्त पार्टी की। एक चीज़ यानी ये इनको मौका मिला था जब हमने देखा 18वीं तरमीम अगर हुई थी, उस वक्त भी था, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी और नून लीग कितनी जगहों पर इकट्ठे में नजर आए, और 2008 से लेकर 2018 तक का जो पीरियड था उसमें बड़ा कुछ कर सकते थे, एक मुफाहमत का अमल भी चल रहा था। और वही बात आज हमें मियां नवाज शरीफ साहब के बयानी में नजर आती है कि वो 16-18 महीने यानी हर वो काम किया कि जो अब वो कह रहे थे कि जी वो बाजवा साहब कर गए, फलां कर गए, लेकिन उन्हीं को स्ट्रेंथन करने के लिए, उन्हीं बाजवा साहब को ताकत देने के लिए, और उस वक्त बहुत अच्छे थे, उनको डिफेंड भी करते रहे, लेकिन अचानक उसके बाद कुछ और करने लग जाते हैं। इसी तरह जब नैब को खत्म करने की बारी आती है, जब मौका होता है तब नहीं किया जाता, तब उसी को एम्पावर करके चले गए। जनाब आज बड़ा अच्छा हुआ, तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है वो देख लें जनाब, वो तोशा खाना पकड़े गए, वो घड़ी चोर हो गया, फलां हो गया। तो अब आप घड़ी चोर के बाद आप गाड़ी चोर आ जाए, वही केस खुल गए, गाड़ी चोर, प्लॉटों के केस खुल गए, अब आप भी जवाब दें। आपने इस बात की निशानदेही कर दी जो 70 साल पुराना अलमिया है कि जैसी ताकत में आते हैं तमाम नज़रियात भूल जाते हैं, और अपोजिशन में आके बड़ी बड़ी तकारीर भी होती हैं, इसके अलावा बड़ा विजन पेश किया जाता है कि आकर ये कर देंगे। तो ये मिसाक़े जमहूरियत जो था बेनज़ीर साहिबा के रिटर्न के बाद, वो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन थी, वो एक आगाज़ था इस चीज़ का कि ये बंद हो सियासत के अंदर कि एक पार्टी इस्तेमाल हो जाए दूसरी के अगेंस्ट, जो ताकत में आए सारी अपोजिशन को जेल में डाल दे, नैब के केसेस खुल जाएं, करप्शन के इल्ज़ामात लगें, निकले कुछ ना अंदर से, आपके सारे मुखालिफिन जो हैं वो बिहाइंड द बार्स हों और मैदान आपके लिए साफ़ हो। जो आज गर्दान की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो भी इसी नौयत की चीज़ है ना। तो ये ख़त्म करने के लिए वो लेजिस्लेशन आई थी, लेकिन उसका पास नहीं रख सके, क्योंकि पहले 62-63 पे डिबेट थी कि आया इसको ख़त्म कर दें या नहीं। जो ताकत में है वो कह रहा नहीं करना, जो अपोजिशन में उसकी तलवार के नीचे है वो कह रहा कर दें आप। इसी तरह जो नैब के हवाले से है, वो भी जब ताकत में नैब आपको सबसे बेहतरीन लगती है, जैसे ही अपोजिशन में आते हैं तो आपको विलन लगती है। तो ये नज़रियात अगर होते पॉलिटिक्स के अंदर तो ये मसाइल ना फेस करने पड़ते। फिर PTI की जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स थी, उसके बाद तो दोनों पार्टीज़ को मजबूरन इकट्ठा होना पड़ गया ना, क्योंकि उनका कॉमन एनिमी बन गया। अदरवाइज़ तो कभी भी एक पेज पर आपको ना दिखाई देते इतने अरसे के लिए भी। आज तो फिर चलें कुछ दरार दोबारा वापस आ रही है, लेकिन जितना अरसा इन्होंने कॉपरेट किया वो भी मजबूरी के तहत, क्योंकि एक तीसरी ताकत जो थी
वो इतनी एम्पावर हो गई, उसको इतनी ताकत भी मिली, उसको इतना मार्जिन भी मिला कि ये सारे इनसिक्योर फील करना शुरू हो गए। तो इसीलिए हमने यूनिटी देखी, अदरवाइज़ तो नहीं हुआ आज तक ना। आप देखिए कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट ये नैब गर्दी सारी जिसको हम कहते हैं, ये कि किसने आगाज़ किया था इसका? नून लीग ने किया था बेसिकली। 90s की सियासत आप उठाकर देख लीजिए, वो भी सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बेस थी, अजीब किस्म के स्लोगन बुलंद करना, किरदार कुशी करना, इसके अलावा करप्शन के लंबे लंबे जो है वो चार्जशीट करना अपनी अपोजिशन को। ये सारा नून लीग की तरफ से इंट्रोडक्शन हुआ पॉलिटिक्स के अंदर। पीपल्स पार्टी तो इस नौयत के इल्ज़ामात ना कभी पहले लगते थे उनके ऊपर। भुट्टो साहब पे तमाम इल्ज़ामात लगे होंगे, करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन ये 90s में आके हुआ ना कि आपने कहना शुरू कर दिया कि जी ये पार्टियां जो हैं ये बदउनवान है, इसीलिए ये लीड करने के हकदार ही नहीं हैं। तो बाद में अब वही आकर नवाज शरीफ साहब उसी नैब के जो है ना वो मुतासरीन में से एक बन गए, वही शहबाज शरीफ साहब मुतासरीन में से एक बन गए, मरीम साहिबा बन गई, हमजा शहबाज साहब बन गए। तो अब लेसन जो है इसके बाद भी अगर लर्न नहीं करना आपने, अब तो पीटीआई ने भी कर लिया। 100% मैं गिरूँ, लेकिन ये भी हुआ मुजम्मिल के इदारे इतने कमज़ोर कर दिए गए कि कोई इनका एहतसाब कर ही नहीं सकता था। फिर ये बहाना बनाया कि नहीं ये चाहिए डायरेक्टली इनको पकड़ें, अंदर करें, क्योंकि बाकी केसेस उस तरह से चलते नहीं है, क्योंकि पैसा बनाया। जब सियासत में आए, शुगर मिलें बनाई, जायदादें बनाई, बाहर दौलत बनाई, सब सियासतदानों ने किया अक्रॉस द पार्टी। हम देखते हैं कि बड़े बड़े इन्होंने अपने सबसे पहले तो अगर आप शुरू हो जाएं, जब ये बैंक उस वक्त प्राइवेटाइज नहीं हुए थे, वहां ये कर्जे माफ करवाते थे। और जब आप सियासत में आते थे, हर सियासतदान इसलिए आता था पूरा खानदान कि जनाब अरबपति हो जाओ, और वही बिजनेस इंटरेस्ट उनके आ जाते थे। लेकिन अब आकर लगता यह है कि अब भी हम नजरियाती सियासत नहीं कर रहे। मियां जवेलती ने कहा जी हमने पीडीएम जो था वो सिर्फ एक वक्ती इत्तेहाद था, एक वक्ती जरूरत थी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी हमने एक फसाद को खत्म करना था, इसलिए हमने बाजवा साहब को वोट दे दिया। यानी आप देखिए कि कितनी शॉर्ट साइटेडनेस थी। इसका मतलब है कि ये जो तरामीम भी थी ये भी इसी नीयत के साथ थी, चाहे पहले खत्म करना या बाद में करना। तो मकसद ये नहीं था कि हम अपनी सियासत को बेहतर करें, पार्लियामानी सियासत को बेहतर करें, सियासतदानों को करें। नहीं, हमें कहां से रिलीफ मिल सकता है, हमारे मुखालिफ को कहां पर दबाव मिल सकता है, सिर्फ ये चीज और कोई मकसद नहीं। इसमें देखें केसेस अगर जेन्युइन भी होना, लेकिन जिस स्पेसिफिक वक्त पे वो खुलते हैं ना, उससे हर चीज़ कंट्रोवर्सी में चली जाती है। अब अगर ओवरसीज़ जो कंपनीज बनाई हुई हैं या फिर ऑफशोर कंपनीज बना रखी हैं पीएमएलएन के लोगों ने भी, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी, तो इसकी डिटेल इससे बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी। 2007-8 में ही ये डिटेल्स जो है रेमंड बेकर साहब ने पब्लिश कर दी थी, जो एकेडमिक है ब्रिटिश। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आया कि ऑफशोर कंपनीज हैं मियां नवाज शरीफ साहब की या जरदारी साहब की, उस वक्त तो कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि अब सियासी तौर पे नाकाबिले कबूल हैं, तो अब आकर केसेस खोलते हैं। पनामा का सारा बिल्कुल। आप इसके बाद ये देख लीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई का, ये कितने साल पुराना, 9 से 10 साल पुराना केस था। तो इस 9 से 10 साल में कोई भी इस पर डेवलपमेंट नहीं हुई। अकबर असबाबर साहब चीख चीख के थक गए कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अकाउंट्स हैं, ये एफिडेविट है, किसी ने बात नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही वो वक्त आया कि जब आप इक़्तिदार के ईवानों से बाहर आए, तो फिर आप जो है वो ज़ेरे आताब आए, उससे पहले नहीं आए। तो हमारा मसला ये नहीं कि ये केसेस गलत हैं। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के पेंडिंग है। बिल्कुल ऐसे उनके पेंडिंग है। वो क्लॉक स्टिकिंग वाली बात है कि वो शुरू हो गया, स्टॉप वॉच ऑन हो गई। अच्छा, वक्त कम है, 2 खबरें हम और डिस्कस करनी है। एक तो पेट्रोल की कीमत, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें दरार नजर आ रही है और लीगल टीम में पहली दफ़ा खुलकर सामने आ गया। शेर मरवत साहब कई केसेस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के भी वकील हैं, दीगर लोगों, शहरी आफरीदी हों, शाहनाज गुजार साहिबा हों, इनके भी वकील हैं और केसेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से कानूनी टीम का हिस्सा है, अगर केसेस में उस तरह शायद हमें कम नजर आते हों, लेकिन अहम उनको जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। शुएब शाहीन साहब, उनके बारे में शेर मरवत साहब ने बारहा ये बात कर दी है कि जी ये गद्दार हैं, ये काली भेड़े हैं और लोग भी इसमें हैं। अब तहरीक इंसाफ कहती है कि जी ये शेर अफजल मरवत का जाती बयान है, लेकिन क्या ये लीडरशिप, चूंकि अब हम देखते हैं कि चाहे शाह कुरैशी साहब हों, चेयरमैन तहरीक इंसाफ हों, वो इस वक्त जेल में है, उसकी वजह से भी ये एक गैप आ जाता है, मुश्किल हो जाता है, हर वक्त हर किसी से बात नहीं हो सकती, तो एक क्राइसिस नजर आ रहा है। देखें, इसमें तो मरवत साहब ने आज से 1.5 माह पहले एक बयान दिया था कि जूम मीटिंग में हमारी जो डिस्कशन हुई लीगल टीम की, पीटीआई की, वो बातें बाहर लीक होना शुरू हो गई हैं, कुछ काली भेड़े हैं इसके अंदर। तब उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। अब आकर अगर उन्होंने नाम लिया, पीटीआई ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया उनसे, तो ऑब्वियसली अगर तो कोई काली भेड़ है तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? तहरीक इंसाफ को हो रहा है। जब तहरीक इंसाफ खुद मानने को तैयार नहीं है, तो मरवत साहब कोई नई पार्टी के मेंबर तो नहीं बन गए ना। अगर वो उस पार्टी के हक में बात कर रहे हैं जो खुद इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो फिर इस क्लेम को हम कैसे क्वालिफाई करें? जहाँ तक ताल्लुक है कुछ काली भेड़ों का, तो उसमें और भी लोग एक्यूज़ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि पंजोता बरादरान जो हैं ये पैराशूटर्स हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, ये होने नहीं चाहिए थे इस लीगल टीम का हिस्सा। तो हर किस्म की इसमें गर्दान है, हर किस्म की एक्यूजेशंस हैं।
लेकिन ये बात क्लियर है कि ये जो कानूनी टीम है पीटीआई की ओवरऑल, उसमें कोई जो है वो हमांगी नहीं है उनके आइडियाज़ के अंदर, ना अप्रोच के अंदर। इसीलिए बहुत से केसेस को कहा जाता है डेलिबरेटली कुछ लोगों ने ख़राब भी करने की कोशिश की और कुछ लोगों ने जो है वो फ़ायदा भी लिया उन चीज़ों से। तो जिस तरह से जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से हमने देखा था कि उनके सामने जिस नौयत की अपीलें की गई, बहुत से लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये केस लड़ रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं आप। तो ऑब्वियसली इनकी ख्वाजा हारिस साहब भी अलहदा हो गए, बिल्कुल हो गए, राजा साहब, ये बड़े नाम हैं। बहुत बड़ा डेंट था ख्वाजा हारिस साहब का अलहदा होना। वो एक उनका अगर आप करियर उठा कर देखें तो मेरा ख्याल है कि उनकी विन लॉस रेशो सबसे बेहतर होगी बाकी वकला से अगर आप कंपेयर कर लें। तो अगर वो भी छोड़ के चले गए और उन्होंने क्या रीज़न दी, डिसिप्लिन के इशूज़ हैं, तो अब वो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कोई चीज़ तो खराब है ना। एक काफ़ी बड़ा पैनल बन चुका है, बन गया, लोग और आते चले गए हैं। अभी लेटली हमने देखा लतीफ़ खोसा साहब भी हैं, बाबर वान, ये सीनियर लोग हैं। लेकिन इत्तेज़ाज़ साहब शायद किसी वक्त आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं इतने केसेस नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए पीटीआई का क्राइसिस ओवरऑल चाहे सियासत में हो या इस मौजू में हो, वो सिर्फ ये रहा है कि वो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर में और इसके अलावा एक आर्टिफिशियल सतह पर एकदम से इंट्रोड्यूस हो जाने वाले लोगों में वो जो है ना तफरीक नहीं कर पाते। पार्टी में लीडर के करीब वो लोग आ गए जो कि डिज़र्व नहीं करते थे, जो बानी अरकान थे उनको साइड पे कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ते चले गए ना। जो आपकी फ़ायदे की बात कर रहे थे, जो एहतसाब की बात कर रहे थे, जो आपसे सवाल करने की गलती कर बैठे, तो इस तरह पार्टियां अगर सिर्फ गेस्टमैन को आगे ले आती हैं ना, उसका नुकसान सबसे पहले आपको खुद होता है। अब खैर हामिद खान साहब फिर वापस आ रहे हैं और वो शायद एक तरह से लीगल टीम को हेड करें, हो सकता है शायद वो इन चीज़ों को समेट सकें, कुछ बेहतरी ला सकें। लेकिन अजीब बात यह है कि अभी भी अगर गैलब सर्वे हो रहा है, अभी मैं देख रहा था मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी एक जगह बताया कि जी हमने भी अपना सर्वे करवाया नई पार्टी बनाने के हवाले से। तो इन सब क्राइसिस के बावजूद तहरीक इंसाफ सबसे आगे नजर आती है। मेरा ख्याल है कि जो पिछले 18-20 महीने में जो हालात गुजरे हैं, शायद उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिल रहा है कि लोगों की हमदर्दियां भी हैं साथ और कारकर्दगी भी। अगर उस वक्त से देखते हैं, चले एक चीज को ही ले लें, पेट्रोल की बात कर लेते हैं, 150 रुपए से वो जो किस तरह नीचे आया वो अलग बात है, डॉलर रेट और वो सब। लेकिन आम आदमी तो देखेगा कि जी 332 कहाँ और 150 कहाँ, डॉलर अब भी अगर से नीचे आ रहा है, लेकिन उस दौर से कंपैरिजन करें तो बहुत फर्क नजर आता है। महंगाई का आप देख लीजिए। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को बहुत ये क्राइसिस अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का कर लें, मियां साहब वापस आ रहे हैं, ये सब भी। बल्कि अब तो ये खबर है कि नून लीग ने सर्वे करवाए हैं, 3 सर्वे करवाए, 2 उन्होंने खुद करवाए, उसमें भी इतनी ज्यादा लीड थी तहरीक इंसाफ की, मियां साहब को उसके बाद ये कहना पड़ा कि अच्छा अब कोई नई बात करते हैं, और वो ये कि जी ये देखें हमारी हुकूमत गई इन लोगों की वजह से थी, और जब तक इनको नहीं हम ठीक करेंगे हालात ठीक नहीं हो सकते। देखें अभी जो है ना वो एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 80 से 90% जो पीटीआई के टिकट होल्डर थे ना, दे आर स्टिल इन द पार्टी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, ये काम तासुर की बात हो रही है ना कि अब ये कट टू साइड चुकी है, नहीं हुई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की है पीटीआई को फर्स्ट पे लाने के लिए सर्वे के अंदर। क्या तो क्रेडिट जाता है उनको नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने भाई के लिए सारा दिन रात एक किया। उन्होंने तो कपड़े बेचने थे, गंदुम लोगों को देनी थी, उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, उन्होंने अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म किया, मियां साहब के लिए रास्ते हमवार किए, उन्होंने इतनी ज्यादा लेजिस्लेशन की, एक दिन में यानी एक घंटे में 29 उन्होंने कानून पास करवा दिए। पूरी दुनिया के जितने उन्होंने दौरे कर दिए, किस किस मुल्क में गए, इतनी मेहनत तो नहीं, वो रिकॉर्ड बनाए, मेहनत के रिकॉर्ड तो बनाए हैं, लेकिन वो मेहनत अब थी किसके लिए, ये डिबेट हो सकती है कि क्या वो नवाज शरीफ साहब के लिए थी या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए थी। तो ये देखा जाए तो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इस स्टेज के ऊपर आना, जब उस पार्टी को 5 साल अगर पूरे करने दिए जाते तो शायद आज नामो निशान ना होता, क्योंकि हालात आने वाले दौर में हमेशा इकोनॉमिकली बुरे ही रहे हैं। पिछले 7-8 साल की टाइमलाइन उठा के देख लें आप, ठीक है। लेकिन पहले वहाँ से एक आपने अनपॉपुलर मूव कर दी, इनको नजर नहीं आ रहा था कि ये होने वाला है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, ये सारा कुछ। उसमें फिर जरदारी साहब को भी आप देखें ना, पीपल्स पार्टी को देखें, फजलुर रहमान साहब को देखें, सबको देखें। सिर्फ ये शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी का शौक आप डालें, शहबाज शरीफ साहब और ये मियां साहब ना चाहते हुए भी अगर उन्होंने किया तो वो वीटो कर सकते थे, लेकिन उनको शायद नजर आया कि नहीं, ये जनाब इस वक्त खतरा वही फसाद को हटाना है, तो इसके लिए जो भी वो भी खामोश हो गए ना। उन्होंने कहा जी हम इसके अलावा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी गुजार लेंगे, तो शायद और बेहतरी हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन गलत एनालिसिस जो है ना पॉलिटिक्स में, वो बड़ा देर तक आपका पीछा करता है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने 80s के अंदर एक इलेक्शन का बॉयकॉट किया, बिल्कुल ही मैंडेट हाथ धो बैठे उससे, और दोबारा उन्होंने कसम खाई कि आइंदा से किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। अच्छा, चूंकि वक्त बहुत कम है, एक तो कई हफ्ते पहले या चंद माह पहले आपने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये एहतसाब का आप देखेंगे, और वो वाकई आपकी बात सही, और आज प्रोग्राम के शुरू में भी आपने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस तरह से ही होगा, एहतसाब आगे चलेगा।
लेकिन आज आपकी एक और प्रोडिक्शन चाहिए कि ये पेट्रोल की कीमतें कम करने का कहा जा रहा है 2 महीने के बाद लगभग 19 रुपए। देखते हैं कितनी कम होती है, क्योंकि उस दिन का पता नहीं होता। लेकिन क्या आम आदमी को जिस तरह डॉलर नीचे जा रहा है, ये पेट्रोल की कीमत हम समझते हैं शायद थोड़ी सी नीचे आ जाए। फिर अभी मैं देख रहा था वज़ीर ख़जाना साहिबा फरमा रही हैं कि हमने प्लान तैयार कर लिया है, टैक्स बेस भी बढ़ाएंगे, हमने मईशत की बेहतरी के लिए सारा प्लान तैयार कर लिया है। वाकई आपको अब स्टेबिलिटी नजर आ रही है, बेहतरी नजर आ रही है? क्योंकि मैं जितना स्टडी कर रहा हूँ, जितने हमारे माशी पहले तो आप टेक दीजिए ना अपना, इसके बाद फिर नहीं, मुझे ये बहुत लगता है कि वक्ती होगा ये सारा रिलीफ। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा अपना कोई ख्याल है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ जितने भी इकोनॉमिस्ट को, क्योंकि हमारी बुनियाद अभी तक ठीक नहीं हो रही। सही। हमारा इस वक्त महाना 8,300 अरब रुपए, हम सॉरी 830 अरब रुपए, 830 अरब रुपए हम दे रहे हैं, सूद की मद में हमें जा रहे हैं। तो हर महीने आप सोचिए, इसको साल पर ले जाएं तो लगभग ये 10,000 अरब, यानी जितना हमारा बजट है उससे ज्यादा। हमारी टैक्स कलेक्शन इतनी नहीं है, आमदन इतनी है जितना हमने सूद अदा करना है, और इसी तरह कोई एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं रही। तो फंडामेंटल हमारे ठीक नहीं है। तो इसलिए मुझे खदशा ये है कि इसमें हम ये वक्ती तौर पर देखेंगे, अल्टीमेटली कोई आगे चल के बिल्कुल जी आपकी राय से इस हवाले से डिसएग्री करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस इज़ इक्वल टू स्टेबिलिटी। अगर आप कोई भी ऐसी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं जो इलेक्शन के फार्मूला को साइड पे करके वो नहीं सकता। 15 से 20 अरब डॉलर का जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी ज़राए तो ये बता रहे हैं कि वो इलेक्शन से मशरूत हो गया। ठीक है। और वो इसलिए हो गया कि वो ये कह रहे हैं कि वाई शुड वी डील विद समवन जो कि मोमेंटरली ऑफिस के अंदर है। ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है ना, कोई आपके लिए तो कमा नहीं रहा बार। अगर वो उसको सपोर्ट पीछे इदारे की हो, इदारों की हो, फिर नहीं ठीक। या मियां साहब जी 3 मुल्कों के दौरे हैं, वहां से कुछ वो ले आएंगे, वो भी मियां साहब को भी नहीं। मेरा थोड़ा सा व्यू मियां साहब के हवाले से इसीलिए अब तब्दील होना शुरू हुआ है। जो मैंने मीटिंग के हवाले से आपको शुरू में बताया, जो लास्ट वीक हुई है, उसमें भी अब यही बात हुई है ना कि अगर आप जनाब जो है वो आते हैं इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर, तो उसके बाद शायद वो बहाल हो जाए, वो ख़जानों के मुंह खोलने की कोशिश कर लें जो अभी नहीं हो रहे। तो अगर उस मजबूरी के तहत उनको लाया जाता तो फिर तो ऑब्वियसली वो तो फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ कराना बड़ा मुश्किल होगा, फिर उनको अक्सरियत दिलवाई जाएगी। ठीक है। तो अक्सरियत अगर उनको मिलती है तो वो इस चीज़ के लिए मिलेगी कि स्टेबिलिटी अगर चाहिए या कुछ ममालिक से ताउन चाहिए या एड चाहिए, तो फिर वो इस चैनल के थ्रू ही आ सकती है। आपको ये लग रहा है कि अब जो हमारे दोस्त हैं या इंटरनेशनल इदारे IMF वगैरह, वो भी अब आपकी और रिलीफ या आपकी मदद के लिए सिर्फ तभी आएंगे जब इलेक्शंस होंगे? फ्री एंड फेयर अलग बात है, इलेक्शन करवा दो, जैसे भी करवा दो। ठीक के हवाले से भी बता रहा हूँ। चलें देखते हैं जनाब। अभी फिलहाल तो इलेक्शंस की कोई समझ नहीं आ रही। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि जनवरी की तारीख इसीलिए नहीं दी गई, सिर्फ बताया गया जी आखिरी हफ्ता इनको आगे ले जाना है। देखते हैं इलेक्शंस कब होते हैं, कब मुल्क में इस्तेहकाम आता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।